अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शाहिद। होपफुली यू ऑल आर फाइन और आप लोग एमडी कैट प्रिपरेशन की सीरीज़ को देख रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही अहम है, जहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम ना सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे बल्कि इसके अंदर आने वाले टाइम ऑफ फ्लाइट को, इससे फाइंड होने वाली हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को, और इससे हमने मालूम करना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को। और ना सिर्फ हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी बल्कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, हाइट का टाइम के साथ, या टाइम का हाइट रेंज के साथ, या रेंज का हाइट के साथ क्या रिलेशन है। हमने इन रिलेशंस को भी देखना है और देखेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज जो कि एमडी कैट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बने रहिए हमारी सीरीज़ के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। इसकी क्या डेफिनेशन होती है कि इट इज़ द टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन है ये। किसकी मोशन है? किसी ऑब्जेक्ट की। और किधर है? अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन के अंदर जो भी किसी बॉडी की मोशन है जो कि 2 डिमेंशनल में होती है, हम इसको बोलते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। पहले जितनी भी मोशंस आप लोगों ने डिस्कस की हुई हैं वो मोशन 1D होती थी। फॉर एग्जांपल 1D की हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कहते हैं कि ये कार है, जो कार एक हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर ट्रैवल कर रही है, ये इसकी मोशन है। तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये जो बॉडी की मोशन है ये हॉरिजॉन्टल मोशन है। ठीक है, एक तरफ को मोशन है। लेकिन अगर हम दूसरी इसकी एग्जांपल लें, 1D की ही एग्जांपल लें, तो फॉर एग्जांपल अगर एक बॉल है, इस बॉल को हम ऊपर की तरफ को फेंक दें, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो जब ये ऊपर जाएगी या ऊपर से ये नीचे को वापस आएगी और बॉल दोबारा आ गई अपनी उसी पोजीशन पे, ओरिजिनल पे, जहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया था। तो ये इसकी जो मोशन है ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन है, इसमें बॉडी हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रही। तो हम कहेंगे ये इसकी जो मोशन यहाँ पर आ रही है ये एक डायमेंशनल मोशन है, और इसको बोलेंगे कि ये कहलाती है वन डायमेंशनल मोशन इन ओनली वर्टिकल डायरेक्शन। इस तरह से अगर हम दोनों मोशंस को कंबाइन कर दें, कोई ऐसी एग्जांपल है जिसमें बॉडीज जो हैं वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही हों, और एक्स एक्सिस में मूव करने के साथ साथ उनकी डायरेक्शन जो है वो वाई एक्सिस में भी हो, दोनों एक्सिस में मूव करें, तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? पहली एग्जांपल इसमें जो आ सकती है वो आप ये कहेंगे कि आप एक छत पे खड़े हैं और आप एक हॉरिजॉन्टल जो है वो चीज़ को फेंकते हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि वो बॉडी, फॉर एग्जांपल ये हम उसकी डायरेक्शन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये है जी ऑब्जेक्ट, ये ग्राफ बना लिया, या कह लिया आप ये छत पे खड़े हैं, ये अर्थ है, ये कोई कमरे की छत है। तो अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर कोई चीज़ को फेंकेंगे तो आपको पता है ग्रेविटी इफेक्ट करेगी इसको, और ये चीज़ जो कि आगे को जानी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, हर पॉइंट पे हर सेकंड के बाद देखें तो ये आगे को जानी चाहिए, तो ये आगे को नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगा, ये आगे को जाने के साथ साथ नीचे को भी आएगी। तो इसीलिए बॉडी अगले लम्हे यहाँ पर आ चुकी होगी, अगले लम्हे यहाँ पे आ चुकी होगी, अगले लम्हे यहाँ पे आ चुकी होगी, फिर ज़मीन के साथ टकरा जाएगी। अगर हम इस सारे पाथ को जो कि बॉडी बनाती है, अगर सारे को हम डिस्कस करें तो ये पाथ कुछ इस तरह से इसका बनेगा। ये पाथ इसका यहाँ से आएगा, ये जो पाथ इसका यहाँ पे आ रहा है इस पाथ को बोलेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर मैं इस पर कोई पॉइंट लेता हूँ, ये डिफरेंट पॉइंट है, तो आप देखें ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है। ठीक है, ये पहले पॉइंट से आगे आ गया है, ये एक्सिस में भी जा रहा है, ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, और दूसरा ये कि ये वाई एक्सिस में नीचे को भी जा रहा है। पहले ये इस हाइट पे था, इसकी टोटल हाइट यहाँ से इतनी थी, लेकिन नीचे वाले पॉइंट की देखें तो अब इसकी हाइट इतनी है, उससे नीचे वाले पॉइंट की देखें तो ये हाइट है, और फिर ये ज़मीन के साथ टकरा जाता है। तो हर बार इसकी हाइट चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। और अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो पहले पार्टिकल इतना सा दूर था, अब ये अपनी रियल पोजीशन से इतना दूर हो गया है, अब ये अपनी असल पोजीशन से इतना दूर हो गया है, और अब अपनी रियल पोजीशन से इतना दूर हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टली मूव भी कर रहा है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों एक्सिस में ये बॉडी मूव कर रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ कंडीशंस हैं, पहले हम उन कंडीशंस को देखते हैं। अगर वो कंडीशंस यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट में फुलफिल होंगी, या वो निशानियाँ कुछ इस तरह की हैं जिससे आपको मज़ीद कैलकुलेशन करनी जो है वो आसान हो जाएगी वन डायमेंशनल के लिए। सबसे पहली बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है
वो ये है कि क्योंकि ये अंडर द ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, तो हम कहेंगे कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है हम उसको ए की बजाय जी कहते हैं, तो ये इसका एक्सेलरेशन होगा। दूसरा अगर हम बात करें इसी मोशन की जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन इसकी हमेशा फिक्स रहनी है, फिक्स रहनी है, वो चेंज नहीं होगी। यानी जो एक्स पॉइंट पे वेलोसिटी होगी और जो वाई पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, सॉरी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जब बॉडी को फेंक रहे हैं, और जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जब वो बॉडी पहुंच जाती है किसी मुकाम पर, तो वो जो उसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है। इसी तरह अगर हम बात करें इसके एक्सेलरेशन की, और वो एक्सेलरेशन जो कि इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यानी हम कहेंगे एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो बॉडी है उसकी जो मोशन है वो फिक्स है। तो जब उसकी स्पीड फिक्स हो जाएगी, यानी कांस्टेंट है या चेंज नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली फिर इस ऐसे सूरत हाल में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो होगा, लेकिन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम रहेगा, यानी जीरो रहेगा, सेम नहीं कहना, जीरो रहेगा, इसकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी। और अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की, वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि इसके ऊपर जो है वो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इसीलिए वेलोसिटी नीचे को या ऊपर जाते हुए चेंज जो है वो होगी। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो याद करने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब हम बॉडी को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। उसको जब हम थ्रो करेंगे तो थ्रो करते वक्त उसके अंदर चार वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, चार वेलोसिटीज होंगी, या आप कह लें दो वेलोसिटी होगी। एक वेलोसिटी उसकी होगी अलोंग द एक्स एक्सिस, और दूसरी जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी अलोंग द वाई एक्सिस। ये दो उसकी जो है वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे। यानी अगर दो वेलोसिटीज होंगी, नॉट कंपोनेंट, अगर वेलोसिटीज टू हैं तो यहाँ पर उसके जो कंपोनेंट हैं वो भी दो दो बनेंगे। पहले बनेगा इसका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, फिर बनेगा इसका फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पर बनेगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और फिर दूसरा कंपोनेंट जो यहाँ से बनेगा वो बनेगा फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमें चार कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के फाइंड करने पड़ेंगे, और देखेंगे ये कंपोनेंट किस किस तरह से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला केस। दो केसेस हमने लेने हैं, उन दोनों केसेस में हमने चीज़ों को जो है वो डीपली जो है वो एनालिसिस करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने दोनों केसेस की जो है वो डायग्राम बनाई हुई है। तो पहले हम केस वन को डिस्कस करते हैं, जो कि सामने बना हुआ ये केस वन है, इसको मैं केस वन का नाम देता हूँ। ये केस वन क्या है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हमने किसी बॉडी को ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और देखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब बॉडी जाती है तो उसके साथ कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट या कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ वेरी कर रही होती हैं, हमने इस चीज़ को यहाँ पे देखना है। सबसे पहली बात हम करेंगे, इसकी एग्जांपल ले लें चलें। जैसे आप ऐसा कह लें कि आपने एक एरोप्लेन था, एयरप्लेन है, उस एयरप्लेन से आपने जो है वो एक बॉम्ब को इजेक्ट किया है या निकाला है या फायर किया है, और वो बॉम्ब जो आपने फेंका है वो फेंका है आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वो प्लेन खुद भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, तो चूंकि उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स असर करेगी, इसीलिए वो हर पॉइंट पे नीचे जाएगा। तो पहले उसका पॉइंट ये बनता है, फिर हम उसका पॉइंट एक ये ले लेते हैं, फिर उसका पॉइंट हम ये ले लेते हैं, फिर एक ये पॉइंट, और फिर आखिर पे हम ये वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो पहले हमने इसका एक्स कंपोनेंट देखना है कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या कहता है, एक्स कंपोनेंट इसका क्या कहता है। फिर हम देखेंगे इसका वाई कंपोनेंट क्या कहता है, फिर हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे और देखेंगे कि दोनों इफेक्ट जो है वो अब आपस में क्या वैल्यू शो कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो है इसका अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने कहा था कि ये फ्रिक्शनलेस सिस्टम है, इसमें एक्स एक्सिस की जो मोशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो एक्स एक्सिस में सपोज करें कि ये कंपोनेंट इस तरह से जो है वेलोसिटी का कंपोनेंट शो कर रहा है। आपको पता है जितनी ज़्यादा उसकी टेल होगी उतना लंबा, यानी उसकी उतनी मैग्नीट्यूड है। तो दूसरे लम्हे में देखा तो भी मैग्नीट्यूड में एक्स एक्सिस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरे केस में देखा, तीसरे पॉइंट पे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितनी
वेलोसिटी फिक्स है इसकी, चौथे में देखा तो एक्स एक्सिस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और जब हमने इसको पाँचवें में देखा तो भी एक्स एक्सिस कंपोनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और सेम वैल्यूज़ हर जगह पे आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस वी एक्स कंपोनेंट जो है वो फिक्स है। अगर ये वी एक्स कंपोनेंट फिक्स है तो इसका जो आने वाला एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, वी एक्स फिक्स होने का मतलब ये है कि इसका इनिशियल कंपोनेंट जो कि वी आई एक्स है उसकी वैल्यू भी फिक्स है, ठीक है, और जो इसका दूसरा कंपोनेंट जो यहाँ पे वी एफ एक्स आएगा ये भी फिक्स है। यानी अगर एक बॉडी को यहाँ से हम 5 मीटर पर सेकंड से रिलीज करते हैं तो वो यहाँ पर जब पहुंचेगी तो एक्स कंपोनेंट में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। इसी तरह से अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का फार्मूला चूंकि होता है F इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे कोई एक्सलरेशन नहीं आ रहा लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो यहाँ से जो बनने वाली फोर्स होगी वो हमें जो वैल्यू बताएगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, इसलिए एक्स एक्सिस पे जो लगने वाली फोर्स है वो भी इसकी ज़ीरो है। और अगर हम इसी की बात करें, इसकी मूवमेंट की बात करें इसी की, लेकिन अब हमने जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी है और हमने जो डायरेक्शन यहाँ पे अडॉप्ट की है वो कहते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस है। अगर हम इसी मोशन को अलॉन्ग वाई एक्सिस अंडरस्टैंड करें कि वाई एक्सिस में हमें ये कैसा रिलेशन देगी, तो वाई एक्सिस में क्या होगा कि पहले तो ये वाई एक्सिस में यानी डाउनवर्ड आएगा नहीं, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे इसको जो लगने ऊपर लगने वाली वेलोसिटी है वो बिल्कुल इसकी ज़ीरो होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो वी आई वाई है इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस वो ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन अगले लम्हे देखें तो अब ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, पहले वाले पॉइंट से कितना नीचे आ गया है, तकरीबन इतना नीचे आ गया है। तो मैं कहूँगा कि अब इसके ऊपर कोई वेलोसिटी लग रही है या इसकी कोई वेलोसिटी है अलॉन्ग वाई एक्सिस। थोड़ा सा और अब देखेंगे तो अब ये और नीचे चला गया है, तो इसका मतलब अब इसका जो नीचे को वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। जैसे आपको पता है कि बॉडी शुरू में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नीचे आती जाती है उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो और ज़्यादा होगी, और इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी अलॉन्ग द डाउनवर्ड डायरेक्शन या वाई एक्सिस है वो और ज़्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं कि हमने वैसे वैसे कंपोनेंट की वैल्यू को भी ज़्यादा कर दिया है जैसे जैसे बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो पहले इतना ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, फिर वैल्यू बढ़ गई, फिर वैल्यू बढ़ गई, फिर वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पे जो वी आई वाई है वो ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे ज़रूर इसकी को वी एफ वाई होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस फाइनल वेलोसिटी, वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको इक्वेशन याद होगी वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी तो वी एफ वाई इज इक्वल टू आ जाएगा जी टी, यानी जितने टाइम के लिए वो ट्रैवल करती रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस उतने टाइम जो है वो जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वी एफ वाई कंपोनेंट इसका मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक और कंपोनेंट की यहाँ बात करें, हम देखें फार्मूला है एच इज इक्वल टू द वी आई वाई टी प्लस 1/2 जी ओ टी का स्क्वायर। बॉडी जो कि नीचे को आ रही है इसीलिए हमने प्लस का साइन लगाया, जी की वैल्यू प्लस की आएगी। तो जो वी आई वाई है इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस वो जीरो है, तो हाइट इज इक्वल टू बन जाएगी 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ से उसकी कितनी हाइट बनेगी प्रोजेक्टाइल की, हम उसके टाइम से इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये फार्मूला यहाँ से बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसके अलावा और भी हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इक्वेशन हमारे पास है थर्ड इक्वेशन 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर अलॉन्ग वाई एक्सिस माइनस वी आई वाई स्क्वायर यानी वी आई स्क्वायर अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वी आई की वैल्यू चूँकि ज़ीरो है तो ये ऐसे भी बन सकता है कि वी एफ वाई स्क्वायर या वाई इज इक्वल टू द 2GH का अंडर रूट। अगर हमें टाइम नहीं दिया हुआ तो भी हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं उस प्रोजेक्टाइल के अलॉन्ग द वाई एक्सिस इस फार्मूले का यूज़ करते हुए। तो ये कुछ डेरिवेशन हैं जी जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब आखिरी बात यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए वो है इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसका? रिजल्टेंट दोनों फोर्सेस का, दोनों जो हमने दोनों वेलोसिटीज़ का, दोनों एक्सेलरेशन का हमने यहाँ पे रिजल्टेंट लेना है। तो ये अगर हम दोनों ग्राफ को अलग अलग लेके, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ये रिजल्टेंट के लिए हमने देखा कि दोनों ग्राफ को मैंने मिक्स कर लिया है, आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ग्राफ को हमने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ से रिजल्टेंट निकालना है एक्सेलरेशन का और जो हमारा काम है वो वेलोसिटी का। तो एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट है वो यही होगा कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसका स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस उसका स्क्वायर, उसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट।
अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो उसका एक्सेलेरेशन है ही नहीं, तो जीरो का स्क्वायर आ जाएगा। वाई एक्सिस के जो लॉन्ग एक्सेलेरेशन है वो जी है, तो जी का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर अंडर रूट लेंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा ओनली जी। तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी ले लेते हैं तो वेलोसिटी के लिए क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर और ऊपर से आ जाएगा अंडर रूट। तो पहले वी एक्स की बात करें तो वी एक्स में क्योंकि उसकी स्पीड फिक्स है, वो बदलेगी नहीं, यूनिफॉर्म रहेगी स्पीड, उसकी चेंज नहीं आ रहा, तो ये वी एक्स का स्क्वायर ही आ जाएगा। वी आई की जो स्पीड है वो हम इनमें से कोई भी पुट कर सकते हैं, जी टी भी पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर और ऊपर इसके आ जाएगा अंडर रूट। ये एक वेलोसिटी का फार्मूला इसका बन सकता है। दूसरा वेलोसिटी का फार्मूला ये है कि वी एक्स की स्पीड तो फिक्स है, वो दे दी है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हाइट है, तो ये वाली भी पुट कर सकते हैं, 2gh और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो इस तरह से भी हम इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर एक और बहुत अहम चीज़ जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती है, उस चीज़ को देख लें। वो चीज़ क्या है, अगर हम ये रिजल्टेंट उठा लें, इस रिजल्टेंट को थोड़ा साफ कर लेते हैं। इस डायग्राम को अगर ज़रा देखें तो इस डायग्राम में ये जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ रहा है, इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो कोई इशू नहीं होगा। तो जब मैं इसको लेके आऊँगा, इस डायग्राम को ज़रा साफ कर लें। अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूँ तो ये वी एक्स लगा हुआ है, ठीक है, और ये नीचे जो है ये इतना सा वी वाई बना हुआ है। इस कंपोनेंट को मैं ले आया इस जगह पर, तो ये कंपोनेंट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये कंपोनेंट कुछ इस तरह से बन जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये तो जो हमें नज़र आ रहा है, अब अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो आप देख रहे हैं कि ये तो हमें दो वेक्टर नज़र आ रहे हैं जिसमें एक हेड और एक टेल जुड़ा हुआ है, ये तो ऐड हो रहे हैं शायद एक तरह से। लेकिन जब इनको हम इसका रिजल्टेंट लें तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एक डायगोनल वेक्टर यहाँ से आएगा, इस तरह का उसका पाथ होगा, ये इसका बन सकता है, ये एक रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप देखेंगे अगर मैं इस सारे वेक्टर को जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये वाला, ये रिजल्टेंट को मैं कॉपी करूँ तो ये रिजल्टेंट जो है यहाँ पर बिल्कुल ऐसे फिट होता है। इसके अगर मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ इस तरह से, अब जिस कलरों में जिस डायरेक्शन में जो वाइट वेक्टर जा रहा है उसी डायरेक्शन में जो है वो बॉडी जो है वो मूव करेगी, उसकी जो डायरेक्शन है यही बनेगी। तो इसीलिए आपने अब ये बात याद रखनी है कि अगर टू वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों तो जिधर को उनका रिजल्टेंट होगा वही उसकी जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। ये बात अब आपने यहाँ से याद रखनी है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेक्टर उसी तरफ को होगी जिस तरफ को बॉडी का दो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर्स हैं, जिधर को उनकी रिजल्टेंट बनेगा उधर को उसकी डायरेक्शन होगी। तो आप देखेंगे जो पाथ बन रहा है वो बॉडी इधर को कवर करके आ रही है, इसका रिजल्टेंट ये बनेगा इधर को जा रही है, इसका रिजल्टेंट अभी फिलहाल तो नहीं है, इसका रिजल्टेंट ये, इसका रिजल्टेंट इधर को बनेगा, तो ये फिर डायग्राम ज़्यादा गंदी हो रही है। इसलिए आप याद रखें जिधर को रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उधर को जो है वो बॉडी का जो रिजल्टेंट है यानी डायरेक्शन जो होगी उधर को ही हो जाएगी। ये था हमारा पहला केस, होप सो इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह से अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में जो हमने मोशन ली है वो कुछ इस तरह की मोशन है। इसमें हमने ज़रा ध्यान से चीज़ों को समझना है, मैं कोशिश करूँगा डायग्राम साफ ही रहे। ये हमारा यहाँ पर है केस नंबर बी, ये केस नंबर 2। इस केस में जो पाथ बन रहा है ना वो ये है कि हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकते हैं किसी थीटा एंगल के साथ। हम कहेंगे कि हम उस मटेरियल को प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा एंगल के साथ उसको प्रोजेक्ट करते हैं। ये जो एंगल बन जाएगा हम इसको थीटा कह देंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि जो पहला, अगर मैं इसको यहाँ पे एक लाइन लगाऊं कुछ इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि इस वाले पाथ में और इस वाले पाथ में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों पाथ जो है वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लूँ, अब ये तकरीबन एक जैसे बन गए, मिड आ गया, तो दोनों पाथ जो है वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। इसका मतलब मैं सिर्फ पहले वाले पाथ को डिस्कस कर लूँ तो दूसरे वाला पाथ भी वैसे ही होगा, तो उसकी जो मोशन होगी वो भी उस तरह से ही आएगी जैसे पहले पाथ की आएगी। तो ये मोशन किस तरह से हम इसको डिस्कस कर पाएंगे, हम इसको कहते हैं कि इसकी हमने क्या किया है, आप कहें कि हमने एक फुटबॉल को किक की है। तो जब हम फुटबॉल को किक करेंगे तो उसका जो ग्राफ बनेगा, जो उसकी जो मोशन बनेगी, ग्राफ नहीं उसकी जो मोशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि हमने कैनन और एक बॉल को, जो उसका गोला होता है, उसको फायर कर दिया है, तो उसके फायर करने पर उसकी डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से बनेगी। वैसे ही जो डायरेक्शन बननी है इसकी वो कुछ इस तरह से होगी। मैंने इस तरह से इसका पाथ बनेगा, थोड़ा सा और चिपटा, ये ज़्यादा अच्छा नहीं बना लेकिन बहरहाल यही इसकी
बनेगी। मैंने ज़रा एक जो पाथ लिया वो हाइपरबोला ले लिया, इसका पैराबोला बनना चाहिए था। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं कि इसके एक्स एक्सिस कंपोनेंट में और वाई एक्सिस कंपोनेंट में किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम इसका जो केस डिस्कस करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि केस ए, पहला केस, इसका पहला केस यानी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो हमने भी डिस्कस किया था पिछले वाले केस में कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो फिक्स रहेगी, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल इसी केस में देखें तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह से कंपोनेंट बना रही है, लाइक इस तरह से। दूसरे में देखेंगे तो वो भी कंपोनेंट इस तरह का ही रहेगा, अगले में देखेंगे तो भी कंपोनेंट यही रहेगा, उससे अगले में देखेंगे तो कंपोनेंट ऐसे ही रहेगा, उससे अगले में देखेंगे कंपोनेंट ऐसे ही रहेगा, फिर कंपोनेंट ये आ जाएगा और फिर वेलोसिटी का कंपोनेंट ये आ जाएगा और फिर वेलोसिटी का कंपोनेंट ये आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि सब में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो सेम है, यानी मैं कह सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के अंदर जो वी एक्स है वो फिक्स है, यानी वी आई एक्स और वी आई एफ एक्स ये दोनों कंपोनेंट फिक्स है, इनका एक जैसा आंसर आएगा। अब चूंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल कोई वैल्यू इसकी होगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वैल्यू फाइंड करनी है वी आई एक्स, तो ये आ जाएगा वी कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस यूज हो जाएगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी मैं ये बात कह सकता हूँ कि वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स विच इज इक्वल टू द वी कॉस थीटा। ये इसका एक्स एक्सिस में इसका फार्मूला या इसकी वैल्यू बन जाएगी। अगर हम बात करें इसके एक्सेलरेशन की तो अलोंग द एक्स एक्सिस, चूँकि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी इसकी फिक्स है तो इसका जो आने वाला एक्सेलरेशन होगा वो जीरो रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने की वजह से। अगर हम बात करें इससे लगने वाली फोर्स की तो एफ एक्सिस के जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स होगी वो एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो ये फिर से एफ एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी अलोंग द एक्स एक्सिस क्योंकि कोई मूवमेंट में डिस्टर्बेंस नहीं आ रही। तो ये यहाँ पर आपने बात याद रखनी। लेकिन अगर हम इसी कंपोनेंट इसी की बात करते हैं, आप जो बात करेंगे वो हम करेंगे अलोंग द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस में अब हम सारी बातें डिस्कस करेंगे शुरू से। अगर इसी मोशन को वाई एक्सिस के अलोंग देखा जाए तो शुरू में जो इसके ऊपर फोर्स लगी है अलोंग द वाई एक्सिस वो कुछ तरह की होगी कि पहले इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वाई एक्सिस में वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम जितना बॉडी अपवर्ड मूव कर सकती है उतनी होगी, यानी जितना इसके ऊपर कंपोनेंट, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका वो कंपोनेंट कम हो जाएगा, ठीक है, फिर और कम हो जाएगा पहले की निस्बत, फिर थोड़ा सा और कम हो जाएगा और एट द टॉप पे जाके इसका वाई कंपोनेंट कोई होगा ही नहीं। यहाँ पर आगे देखेंगे तो अब इसका क्योंकि नीचे को आ रही तो अब ये नीचे को मूवमेंट करेगा, वाई कंपोनेंट यहाँ पे इतना होगा पहले से ज़्यादा, इस पॉइंट पे वाई कंपोनेंट ये होगा और इस कंपोनेंट वाई पॉइंट पे कंपोनेंट इसका ये वाला होगा, इस पॉइंट पे सपोज करो ये होगा। अब आप देख रहे हैं कि जो पहला कंपोनेंट हमने सबसे पहला वेरी फर्स्ट कंपोनेंट लिया है ये वाला और जो सबसे एंड वाला कंपोनेंट लिया दोनों तकरीबन इक्वली होंगे, ठीक है। तो वाई एक्सिस में चूंकि थीटा भी बन रहा है तो हम इसको कहेंगे जो इनिशियल पे यहाँ पर इस पॉइंट पर जो सबसे पहला पॉइंट है, अगर मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए कुछ इस तरह से, तो मैक्सिमम इसकी जो है वो फोर्स लग रही है एट इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और एट फाइनल पॉइंट पे भी मैक्सिमम इनिशियल फोर्स लग रही है बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर पहला पॉइंट को देखें तो हम ये बात कह सकते हैं यहाँ से कि जो वी आई वाई है वो आ जाएगा, वाई कंपोनेंट है तो ये आ जाएगा वी साइन थीटा के साथ, ठीक है। इसका कोई एक्सेलरेशन होगा लेकिन ये जो एक्सेलरेशन होगा ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसलिए हम इसको जी कह देंगे। इसके ऊपर फोर्स भी लग रही है तो हम इसको कहेंगे एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ये वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स है और ये वाई कंपोनेंट है। अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें जो कि एट द टॉप है तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला वी एफ वाई इज इक्वल टू वही फार्मूला वी आई वाई माइनस जी टी, माइनस क्यों, क्योंकि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो बॉडी का ग्रेविटी का साइन होता है वो माइनस जी आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं वी एफ वाई इज इक्वल टू, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो ये आ जाएगा वी साइन थीटा माइनस जी और टी। इस तरह से इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे जो कि टॉप पोजीशन पे होगी। यहाँ पे भी याद रखेंगे यहाँ पे जो माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो ये हमारे पास वी एफ इसका आ गया।
अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों डायग्राम को मैंने कंबाइन कर लिया है। तो इस कंबाइन के अंदर आप देख रहे हैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बन रहे हैं। तो अभी पहले समझाया आपको, अगर परपेंडिकुलर बन रहे होंगे तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो अलॉन्ग द रिजल्टेंट होगी। तो रिजल्टेंट के अलॉन्ग अगर बनाएं तो इस जगह पे जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, इस जगह पे भी इधर को डायरेक्शन होगी, इस जगह पे डायरेक्शन इधर को होगी, इस जगह पे इधर को होगी, इस जगह पे इधर को, और इस जगह पे इधर को। ये इस तरह से इसकी जो है वो रिजल्टेंट के अलॉन्ग जो है वो डायरेक्शन बनेगी। अगर हम इसका एक्सटेंशन लें रिजल्टेंट का तो ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट का जो है वो है 0 और जो वाई कंपोनेंट है वो है माइनस जी, तो माइनस जी का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो आपको आइडिया होना चाहिए, तो ये ए इक्वल टू जी बन जाएगा। ये है इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी की, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो फार्मूला बनेगा वो होगा v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और उन दोनों को हमने ले लिया। तो ये बन जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स की बात करें तो ये बन जाएगा वी कॉस थीटा इसका स्क्वायर, और अगर हम बात करें वी वाई की तो ये वी वाई जो है वो है वी साइन थीटा माइनस जी और टी और इसका स्क्वायर, और ऊपर इसके आ जाएगा अंडर रूट। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ से। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये v इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और साथ इसके आ जाएगा माइनस 2vi साइन थीटा जी और टी। ये इसका ऊपर इसके अंडर रूट आ जाएगा। ये इसका फार्मूला बन जाएगा सॉल्व करने के बाद, यानी हमने इसका शॉर्टकट फार्मूला लिख लिया। तो ये फार्मूला जो हैं ये आपको जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, ये आपको ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से बन के आगे फॉर्मेशन बननी है, चीज़ें डेवलप होनी है इससे। तो इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड ये फार्मूलाज आप लोगों को भूलने नहीं चाहिए। ये होप सो इसकी आपको सही क्लियर समझ आई होगी। नेक्स्ट इसके जो रिलेशन चल रहे हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और ये सारे, अब हम उनको देखते हैं। पहला है जी हमारे पास यहाँ पे हम बात करते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फार्मूला है वो होता है h इज इक्वल टू द वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है। इसको इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर वो कहे कि हम इसको एक फिक्स एक थीटा जो है 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और उन तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने कहता है कि फिक्स थीटा के साथ, थीटा उनका जो है वो फिक्स कर दिया है। यानी अगर हम उसको कहते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट को हम 30 डिग्री पर उसको जो है वो रिलीज कर रहे हैं, तो जो फिक्स थीटा मिल गया है तो हमें जो फार्मूला हाइट का और जो इनिशियल वेलोसिटी का रिलेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर वो कहता है रेशोज बताएं तो h1 ओवर h2, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो ये आ जाएगा v1 का स्क्वायर ओवर v2 का स्क्वायर। ये रिलेशन आ जाएगा बिटवीन द हाइट और वेलोसिटीज। ये बात अब आपने याद भी रखनी है, क्योंकि ये पेपर में काफ़ी सारे इससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे केस की, दूसरा केस क्या है, अगर वो ये कहता है कि ये तो 2 ऑब्जेक्ट में थीटा फिक्स कर दिया, अब अगर वो ये बात कहता है कि हम वेलोसिटी फिक्स कर देते हैं, वेलोसिटी फिक्स कर देते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट है उसको 30 मीटर पर सेकंड और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिलीज करवाया है या प्रोजेक्ट करवाया है, तो तब जो हाइट का रिलेशन आता है साइन थीटा के साथ वो डायरेक्टली रिलेशन आता है। यानी अगर वो हमें 2 रेशो बताया था कि हाइट 1 और हाइट 2 के दरमियान रेशो निकालें, तो हम इसको कह सकते हैं कि 2 थीटा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा 2। इस तरह से इसका रिलेशन यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा। ये फार्मूला भी हम अब हमने याद रखना है। ये 2 फार्मूले हो गए जो कि हमने याद रखने हैं। तो इस तरह से हाइट के और रिलेशन यहाँ से हमें मिल सकते हैं। ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इसी तरह से एग्जामिनर जो है वो आपसे अगर ये सवाल कर दे कि एट मैक्सिमम हाइट के ऊपर, ठीक है, जैसे मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बता दो कितनी है मैक्सिमम हाइट के ऊपर, तो वी एफ वाई हाईएस्ट पॉइंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो 0 होती है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 0 नहीं होती, ये होती है वी कॉस थीटा। और अगर हम लोएस्ट पॉइंट पे बात करें वी आई वाई, तो यहाँ पर कोई वेलोसिटी होगी इसकी, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग बात करें इनिशियल वेलोसिटी तो वो होगी वी साइन थीटा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखें अगर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m और v का स्क्वायर। अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों वेलोसिटीज को देखें, यानी फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो v cos थीटा है, लेकिन वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी v cos थीटा। तो ये सारी ये वाली बात जो है वो हम इस काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फार्मूला बन जाएगा 1/2 m v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आप कह सकते हैं वो ब्रैकेट जो लगाई है मैंने वो बेशक हटा दें, m v स्क्वायर कॉस थीटा, ये काइनेटिक एनर्जी फार्मूला आ जाएगा। एट द टॉप उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं उस मटेरियल की पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला भी हमने प्रूव किया, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय द 2g। इसको उठा कर अगर पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg, और जो h की वैल्यू वो यहाँ पर पुट करें तो ये बन जाएगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब g से जो है वो g कैंसिल हो जाएगा, इसी वजह से जो हमारा फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा वो होगा m वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो नीचे 2 लगा हुआ है इसको 2 को मैं शुरू में 1/2 ऐसे लिख देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं किनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला यहाँ पर बना था वो था किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ थीटास का आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए साइन थीटा और किनेटिक एनर्जी के लिए हमने जो है वो कॉस थीटा यूज़ करना है, इससे हमारी किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकल सकती है। और अगर आपने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो उसके लिए सिर्फ आपको पता है किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देना है। इस वजह से जो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी वो 1/2, दोनों को ऐड करने के बाद v स्क्वायर, दोनों को आपको लग गया होगा पता मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि दोनों में 1/2 m v स्क्वायर कॉमन है। ये वाला फार्मूला चूँकि इक्वल टू 1 है तो टोटल एनर्जी आ जाएगा 1/2 m और v का स्क्वायर। ये बन गया जी हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। यानी इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, खाली एनर्जीज की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम यहाँ से मिल जाएगा, यानी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल की, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमें जो फार्मूला पता है वो कुछ इस तरह से होता है, टाइम t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा। इनको याद कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ, पर ये सारे फार्मूला एक दफ़ा लिख दूँ उसके बाद। तो इसमें हम देखें कि अगर वो कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर से कहता हूँ, और उनका थीटाज फिक्स हैं, यानी कहता है दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनको 30 डिग्री और 30 डिग्री से मैं रिलीज कर रहा हूँ, ये थीटा 1 है और ये जो है थीटा 2 है। तो कहता है कि हमें पता होना चाहिए कि टाइम का जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ रिलेशन है वो वी आई के साथ डायरेक्टली है। यानी वो कहता है कि दोनों में से कौन सी वेलोसिटी नीचे आएगी, तो T1/T2 ये इज इक्वल टू होगा V1/V2, यानी जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा देर तक जो है वो हवा में रहेगी, फ्लाइट करेगी ज़्यादा देर तक। तो इस तरह से ये फार्मूला हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का मिल जाता है। इसी तरह से अगर वो हमें ये बात कहता है, स्लाइड थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, कहता है कि जी उस मटेरियल की जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो हमने फिक्स कर दी है, यानी v1 जो है वो भी 30 से हम उसको मीटर पर सेकंड से अपने ऊपर को फेंका है, और जो v2 है उसको भी 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर को फेंका है। तो फिर जो टाइम का रिलेशन है साइन थीटा के साथ वो डायरेक्ट है, मतलब थीटा के ऊपर डिपेंड कर, जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका टाइम ज़्यादा होगा। तो t इज इक्वल टू या रेशियो फाइंड करें तो T1/T2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 डिवाइड बाय द साइन थीटा 2। इस तरह से इसका टाइम लगेगा। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो फॉर एग्जांपल हम इसको डिफरेंट एंगल पे अगर फेंकें, ठीक है, तो एक एंगल ये है, इसको सपोज कर लेते हैं ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री फेंका तो बॉल यहाँ पे गिर गई जाके। हमने इसको 60 डिग्री पर फेंका तो बॉल, 45 डिग्री पर फेंका तो बॉल यहाँ से जाके ऐसे गिर रही है, और जैसे ही मैंने इसको 60 डिग्री पर फेंका तो बॉल यहाँ से गई और यहाँ से ऐसे वापस आ गई है। इस तरह से जा रही है बॉल और ऐसे वापस आ रही है। अब 3 पाथ हैं, आप देखें कि इस तीनों पाथ के अंदर जो जिसका एंगल जितना ज़्यादा है, देखो 60 डिग्री है, जाहिर सी बात ज़्यादा हाइट पे गई है, ज़्यादा हाइट पे गई है तो फिर ये ज़्यादा टाइम लेगी। तो आप यहाँ से ये बात याद कर लें कि जिसका एंगल, जिस प्रोजेक्टाइल का जाविया या एंगल 90 के करीब होगा,
करीब जितना होगा, जितना एंगल उसका 90 के करीब होगा उतना ही वो टाइम ज़्यादा लेगी, वो प्रोजेक्टाइल टाइम ज़्यादा लेगा जितना उसका एंगल जो है वो 90 के करीब, क्योंकि 90 के करीब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है, साइन 90 मैक्सिमम होता है। तो अगर मैं साइन 90 का बनाऊं तो ये बॉडी ऊपर को जाएगी और मैक्सिमम हाइट कवर करके नीचे को वापस आएगी। अब जितनी ज़्यादा हाइट कवर कर रही उतनी ज़्यादा देर लगाएगी। यहाँ से हाइट के लिए बात भी आपको पता होनी चाहिए, पता चल जानी चाहिए। हाइट के लिए क्या है कि ये भी साइन थीटा के साथ डायरेक्टली है, तो यहाँ पर भी हम यही बात लिख सकते हैं कि जितना जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसका का एंगल या जाविया 90 के करीब होगा, 90 डिग्री के करीब होगा, 75 है 65 है, उतनी ही ज़्यादा उसकी हाइट होगी। ये आपने बात याद कर लेनी यहाँ से, ठीक है, इजी सी बात है, ये बात है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी, अब हम बात करते हैं जो कि बहुत ही अहम है यहाँ पे, रेंज। रेंज से भी काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फार्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय द जी। यहाँ पर भी अगर हम यही बात करें कि दो ऑब्जेक्ट हैं, थीटा 1 है उसका 30 डिग्री है, दूसरे का भी थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो जो आर का रिलेशन है वेलोसिटी के साथ वो स्क्वायर के साथ इन्वर्सली है, मतलब R1 ओवर R2 अगर हम रेशियो लेंगे तो इक्वल टू होगा R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय द R2 का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ से हम फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, ये फार्मूला अब आपने याद कर लेना है। इसी तरह से अगर हम दूसरा रिलेशन देखते हैं इनका तो दूसरा रिलेशन क्या है कि अगर पहले तो हम वेलोसिटी फिक्स कर दें कि पहली बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है, दूसरी बॉडी जो हमने फेंकी है उसकी वेलोसिटी भी 30 मीटर पर सेकंड है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो आर का रिलेशन है वो साइन 2 थीटा के साथ यहाँ से मिलेगा, इस इक्वेशन से हमने निकाला है। तो हम कह सकते हैं कि R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 1 डिवाइड बाय द साइन 2 थीटा 2। यानी अब एंगल पे डिपेंड करता है, जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका जो रेंज है वो ज़्यादा होगी। अगर हम रेंज की बात करते हैं यहाँ पे, तो रेंज सबसे पहला जो एंगल ये वाला है, ये येलो वाला, ये 30 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल 60 डिग्री का है, और ये वाली जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। अब हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो 45 डिग्री वाला दूर जा रहा है, ये इसकी रेंज जो है वो मैक्स आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू वी आई साइन 2 और एंगल 45 अगर पुट करें तो फिर जाके हमें जो रेंज है वो अपना मैक्सिमम आंसर शो करती है, ठीक है, ये आंसर 1 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आर मैक्स अगर हमने फाइंड करनी है तो ये 45 डिग्री पर हमें जाकर मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जाके एंगल साइन 90 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने याद रखनी है कि जितना, अब वहाँ पे तो 90 था, तो यहाँ पे हम कहेंगे जितना प्रोजेक्टाइल का जाविया, अब कितना उसका जाविया होना चाहिए, वो 45 के करीब होगा, 45 डिग्री के करीब होगा, उतनी ही उसकी रेंज ज़्यादा होगी, उसकी रेंज ज़्यादा होगी। ये बात अब आपने याद कर लेनी है, यहाँ से उतनी रेंज इसकी ज़्यादा होगी, इतना एंगल 45 के करीब होगा। इसके अलावा आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि दोनों एंगल का अगर, क्योंकि देखो ना 2 थीटा इज इक्वल टू जो है वो 90 बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 थीटा को थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90। यानी अगर दो एंगल का जो सम है वो अगर 90 बन रहा है तो वहाँ पे जो रेंज है हमें वो इक्वल मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये जो पहला एंगल है ये 30 डिग्री का है, ये भी उस जगह पे बॉडी को मार्क कर रहा है। दूसरा एंगल जो है वो 60 डिग्री का, तो ये भी बॉडी को वहाँ मार्क कर रही है, लेकिन उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 देते हैं। तो इन दोनों पर, इन दोनों एंगल पर, इस पर और इस 60 पर जो रेंज है वो हमें इक्वल मिलेगी, उसी जगह पर बॉडीज गिनेंगी, रेंज इक्वल होगी। ऐसे अगर मैं कहता हूँ 35 प्लस 55 ये भी 90 होता है, तो यहाँ पर भी हमें रेंज इक्वल मिलेगी। 35 से फेंकें या 55 से फेंकें, वो उसी जगह पे जाके, एक ही जगह पे जाके गिरेंगे, ठीक है। तो ये रेंज के बारे में है। अब इसमें सबसे अहम बात, जहाँ से एमडी कैट जो है वो क्वेश्चन बनाता है, ये एमडी कैट का जो क्वेश्चन बनता है वो इधर से बहुत ज़्यादा बनता है,
और वो क्या है, वो है रिलेशन। रिलेशन किस किस के दरमियान? पहला रिलेशन हम देखेंगे हाइट का और टाइम का। चलो रेंज का कर लेते हैं पहले, रेंज का। तो हाइट का और जो रेंज का रिलेशन है ये होता है 4h इज इक्वल टू द आर टेन थीटा। ठीक है, अगर हम दोनों हाइट को और रेंज को इक्वल कर दें तो ये बन जाता है 4h इज इक्वल टू द h। ये कब हो रहा है, जब r इज इक्वल टू h है। और यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा, थीटा से ये h कैंसिल, तो टेन इनवर्स 4 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा यहाँ पर आ जाएगा 76 डिग्री। ये एंगल वो एंगल है जिस पर किसी ऑब्जेक्ट की रेंज और हाइट एक जैसी निकलेगी। यानी अगर हम 76 डिग्री से इसको फेंकेंगे तो जो हाइट है वो और जो रेंज है दोनों इक्वल होंगी। जितनी वैल्यू रेंज, अगर रेंज उसकी बनती है 45 मीटर तो जिसकी जो हाइट है वो भी 45 मीटर ही बनेगी। इफ भी लिख देता हूँ साथ। यहाँ से 2-3 पॉइंट अब आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर तो थीटा लेस देन है 76 डिग्री से तो जो हाइट है वो भी लेस बनेगी रेंज से। यानी अगर हाइट उसकी 20 है जो कि लेस है रेंज 45 मीटर से, इस तरह से। अगर थीटा ग्रेटर देन है 76 डिग्री के तो जो हाइट है ये ग्रेटर देन होगी रेंज से। यानी हाइट अगर 45 मीटर है तो रेंज 40 हो सकती है, 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, 40 हो सकती है। तो ये 45 ग्रेटर देन है 20 से। और इसी तरह से अगर थीटा ग्रेटर देन है इक्वल टू है 76 डिग्री के तो हमने बता दिया कि रेंज और हाइट अब आपस में इक्वल आंसर हमें देंगी। ये हमने यहाँ से देख लिया है। इसके अलावा अगला जो रिलेशन है ये हाइट का और रेंज का था रिलेशन। अब अगर हम देखें रिलेशन हाइट का टाइम के साथ और टाइम का, इनका रिलेशन निकालें तो ये आपने याद रखना है 4h इज इक्वल टू द 1/2g और टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो h का रिलेशन हाइट के साथ निकल रहा है वो डायरेक्टली है। यहाँ पे जो रेंज के साथ निकल रहा था वो सिंपल रिलेशन था, ये यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा है, वो भी लीनियर नहीं है बल्कि उसके स्क्वायर के साथ है। और इसी तरह से जो अगला रिलेशन है रेंज का और टाइम का कर लेते हैं। अगर हम हाइट का और रेंज का रिलेशन देखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4h इज इक्वल टू आर टेन थीटा है और यहाँ पे हमने लिखा है कि 4h इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम और यहाँ से अगर हम r निकालें, दोनों 4h के इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूँ आर टेन थीटा इज इक्वल टू है 1/2g और टी का स्क्वायर। ये इस तरह से इनके दरमियान रिलेशन निकल आएगा रेंज का और टाइम का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेंज का और टाइम का जो रिलेशन है ये भी आपस में एक दूसरे के साथ स्क्वायर के साथ है। यानी अगर उस मटेरियल की जो टाइम है, रेंज अगर ज़्यादा है तो वो फिर टाइम भी उसी लिहाज से ज़्यादा लेगा नीचे आने में, या जिस जगह पे प्रोजेक्ट किया आपने उस जगह प्रोजेक्ट करने में। ये ऊपर जितने भी बातें बताई गई हैं होप्स हो इन सारी बातों की जो है वो आपको अच्छे से समझ आई हुई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की अगर क्यूरी हो तो मुझसे क्यूरी कर सकता है। मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी क्यूरी भेज सकता है। मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर उसका जो है वो रिप्लाई करूँगा जितना मुझसे हो सकता है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली सीरीज़ में। और अगली सीरीज़ में मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए इसी चैप्टर से रिलेटेड जो MCQs हैं, 20 MCQs मैं लेके आऊँगा। मैं आपको 20 MCQs की जो है वो प्रैक्टिस करवाऊँगा, 20 MCQs को सॉल्व कराऊँगा और 20 MCQs जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वो फाइल जो है इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं शामिल कर दूँगा। आप लोग उस फाइल को डाउनलोड करके और उसकी प्रैक्टिस इस चैप्टर से रिलेटेड कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 034907811108 पे मुझसे कोई भी MCQs, कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे MDCAT फिजिक्स के रिलेटेड ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जैसे तैसे जो है वो आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपकी क्यूरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।